ये इंडिया में मिलने वाली किसी एक ब्रांड की कार है जिसकी 2022 के अगस्त के महीने में 9,000 से ज़्यादा यूनिट्स बिकी हैं। और ये एक पूरा का पूरा कार ब्रांड है जो इंडिया में पिछले 27 सालों से ऑपरेट कर रहा है। और इस पूरे ब्रांड की अगस्त के महीने में सिर्फ 7,770 कार्स ही बिकी है। और ये जो ब्रांड है इसका नाम है होंडा। ये वही होंडा है जिसने इंडियंस को कार डायनामिक्स का मतलब समझाया था। ये वही होंडा है जिसकी हर कार, फिर चाहे वो होंडा सिटी हो, सिविक, अकॉर्ड या CR-V, अपने सेगमेंट में लीडर हुआ करती थी। ये वही होंडा है जिसके वीटेक इंजन की पूरी दुनिया दीवानी है। और ये वही होंडा है जिसके नाम का सिनोनिम क्वालिटी है। लेकिन आज ये वो होंडा बन चुकी है जिसकी सारी कार्स मिलकर भी एक ऐसी कार की मंथली सेल को बीट नहीं कर पा रही हैं जो इंडिया की टॉप 10 सेलिंग कार में भी नहीं आती है। होंडा इंडिया में ईयर ऑन ईयर बहुत ही ज़्यादा ख़राब परफॉर्म कर रही है। और देखने में आता है कि पिछले 3 से 4 सालों में वो अपनी ऑलमोस्ट सारी ही कार्स को डिसकंटिन्यू कर चुके हैं। जैसे 2018 में मोबिलियो को डिसकंटिन्यू किया गया था, 2019 में ब्रियो को, और 2020 में होंडा ने अकॉर्ड, CR-V और BR-V को एक साथ डिसकंटिन्यू कर दिया था। और सिर्फ यही नहीं, 2022 के एंड तक आपको होंडा जैज़, WR-V और 4th जनरेशन सिटी भी देखने को नहीं मिलेगी। होंडा ने कार्स को तो डिसकंटिन्यू किया ही है, साथ ही साथ उन्होंने 2020 में अपने ग्रेटर नोएडा प्लांट को भी बंद कर दिया था जो उन्होंने 1997 में खोला था विद द कैपेसिटी ऑफ 1 लाख कार्स पर ईयर। इसके अलावा होंडा इंडिया में वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के तहत अभी तक काफ़ी सारे सीनियर ऑफिशियल्स कंपनी छोड़कर जा चुके हैं और लगभग 1500 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को कंपनी छोड़नी पड़ी है, जिसकी मेजर वजह इस प्लांट का बंद होना ही है। तो आखिरकार ये होंडा को हुआ क्या है? तो इस सवाल पर कई लोगों का मानना ये है कि होंडा इंडिया में इसलिए अच्छा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इंडिया में टैक्स रेट्स बहुत ही ज़्यादा हाई हैं और इसी वजह से वो इंडिया के अंदर पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा ही है तो टाटा, महिंद्रा और hyundai जैसी कंपनीज क्यों इतना अच्छा कर पा रही हैं और फॉक्सवैगन और निसान जैसी कंपनीज रिवाइवल प्रोडक्ट्स लेकर ही क्यों आ रहे हैं? दूसरी बात ये भी बोली जाती है कि होंडा इंडिया में इसलिए अच्छा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई भी कॉम्पैक्ट SUV नहीं है। और मैं मानता हूँ ये बात कुछ हद तक ठीक भी है, बट दिस इज़न्ट द होल स्टोरी। बल्कि वो इंडिया की बदलती मार्केट के साथ टाइम से कभी भी नहीं बदल पाए। फिर चाहे वो लेट डीजल इंजन की एंट्री हो, सब 4 मीटर कार्स हो, महंगी हैचबैक्स हो या SUVs का अकाल हो। होंडा के साथ ये दिक्कत सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, बल्कि ये चीज़ें मैंने होंडा के साथ बाकी देशों में भी देखी है। और इन सभी बातों के बारे में हम इस वीडियो में बात भी करेंगे। और इसीलिए चलो शुरुआत से शुरू करते हैं। होंडा की शुरुआत हुई थी सोइचिरो होंडा से, जो कि एक गैराज में मैकेनिक थे और 1937 में गाड़ियों को ट्यून किया करते थे ताकि वो रेस में एंटर कर सके। और फिर होंडा ने एक पिस्टन बनाने वाली कंपनी की शुरुआत करी थी जिसमें बनाए गए पिस्टन टोयोटा को सप्लाई किए जाने लगे थे। बट वेट, हमें इंडिया में होंडा की सफरिंग को समझने के लिए इतना पीछे जाने की ज़रूरत तो नहीं है, राइट? और वैसे भी मैं सोइचिरो होंडा की कहानी पर एक पूरी की पूरी वीडियो लाने वाला हूँ एंड बिलीव मी, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग स्टोरीज। और अगर वो देखनी है तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, क्योंकि आप में सिर्फ 9% लोग ही सब्सक्राइब्ड हैं। तो चलो उस टाइम से शुरू करते हैं जब होंडा ने इंडिया में एंट्री ली थी और प्लांट लगाया था। होंडा ने इंडिया में 1995 में एंट्री ली थी थ्रू ए जॉइंट वेंचर विद उषा इंटरनेशनल लिमिटेड। जब होंडा इंडिया में आई थी तब तक इंडिया की ऑटो मार्केट बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर थी और कंपटीशन में कोई भी दिखाई नहीं देता था। और उस टाइम पर होंडा अपनी ग्लोबल कार को इंडिया में लेकर आई थी, यानी कि होंडा सिटी। इस कार को इंडिया में लाने से पहले होंडा ने इस कार को इंडिया के हिसाब से ट्यून किया था। होंडा सिटी कोई सस्ती कार नहीं थी और इस फैक्ट के बावजूद भी होंडा लॉन्च के पहले ही साल में अपनी सिटी की 8,000 से ज़्यादा यूनिट्स बेचने में कामयाब हो गई थी। होंडा जब इंडिया में आई थी तो उसका मारुति सुजुकी को चैलेंज करने का कोई भी इरादा नहीं था। होंडा तो इंडिया में लग्जरी सेगमेंट में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रही थी। सिटी के बाद होंडा की अकॉर्ड आई जिससे इंडिया के एलीट ऑडियंस को टारगेट किया गया था और ये गाड़ी इंडिया के एलीट्स की पहली पसंद बन गई। यह होंडा की ऐसी कार थी जिसकी डिमांड US जैसी मैच्योर मार्केट में बहुत ही ज़्यादा हुआ करती थी। फिर 2003 में CR-V के नाम से इंडिया में पहली उनकी SUV आई और ये अगेन उस टाइम के हिसाब से एक लग्जरी ऑफरिंग थी। और फिर 2006 में वो कार आई जिसका नाम हर JDM फैन बॉय अपने माँ बाप के नाम से भी पहले जान लेता है, द सिविक। सिविक के इंडिया में लॉन्च होते ही लोग इसके दीवाने हो गए। ये दिखती बहुत अच्छी थी, इसके डायनामिक्स कमाल के थे और इसके वीटेक इंजन की तो बात ही अलग थी। होंडा का कार लाइनअप तो अप मार्केट था ही, साथ ही साथ वो अपने डीलरशिप्स के थ्रू भी अप मार्केट फील देने की कोशिश कर रहे थे। होंडा इंडिया में पहला ऐसा ऑटो ब्रांड बना जिसके पास मल्टी स्टोरी आउटलेट्स थे। वहीं दूसरी तरफ मारुति सुजुकी के डीलर आउटलेट्स शैबी दिखा करते थे। इसके साथ होंडा ने अपनी डीलरशिप्स पर स्पेयर पार्ट्स और आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करना भी चालू किया, जो अगेन रेयरली कोई और कंपनी प्रोवाइड करा रही थी उस टाइम पर। होंडा का मानना ये था कि जो भी इंडिया के अंदर होंडा की गाड़ी लेगा एक बार, उसे होंडा से बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मासाहिरी ताकेदागावा, जो उस टाइम पर CEO थे होंडा इंडिया के, उन्होंने ये बोला था कि जो कस्टमर्स होंडा सिटी चला रहे हैं उनके पास शिफ्ट करने के लिए होंडा सिविक है, और जो कस्टमर होंडा सिविक चला रहे हैं उनके पास अपग्रेड करने के लिए होंडा अकॉर्ड और CR-V अवेलेबल है। यानी कि होंडा ने इंडिया के अंदर अपर मिडिल क्लास और एलिट्स के लिए
हर तरह की गाड़ी अवेलेबल करा रखी थी। नाउ इवन दो होंडा इंडिया में प्रीमियम सेगमेंट के अंदर ठीक ठाक कर रहे थे, पर दिक्कत ये थी कि इंडिया में उस टाइम 8 से 9 लाख रुपए के ऊपर की गाड़ी खरीदने वाले लोगों की संख्या काफी कम थी। और इसी के चलते होंडा ने अपनी प्रीमियम हैचबैक जैज को लॉन्च किया, जो कि कई इंटरनेशनल मार्केट में फिट के नाम से जानी जाती है। होंडा ने इस कार के बेस मॉडल का प्राइस 7 लाख रुपए रखा था, और ये प्राइस किसी भी छोटी गाड़ी के लिए बहुत ही ज़्यादा था, क्योंकि अगर हम इसे कंपेयर करें सुजुकी स्विफ्ट से, जो उस टाइम क्लोजेस्ट ऑफरिंग थी, तो उस कार के बेस मॉडल का प्राइस सिर्फ 4 लाख रुपए रखा गया था। अपने हद से ज़्यादा महंगे प्राइस की वजह से जैज की सेल हमेशा ही कम रही, और होंडा ने इसी वजह से इस गाड़ी को सिर्फ 2 साल में ही डिसकंटिन्यू कर दिया। अपनी इसी गलती को ध्यान में रखते हुए होंडा ने 2011 में ब्रियो को निकाला, और इस कार के बेस मॉडल का प्राइस 4 लाख से भी कम रखा। लेकिन लोगों को इस गाड़ी की स्टाइलिंग पसंद नहीं आई, साथ ही साथ इंटीरियर और बूट स्पेस भी कंपटीशन से काफ़ी कम था, और इसी वजह से ये गाड़ी भी नहीं चली। फिर 2013 में होंडा ने अमेज को लॉन्च किया, एंड इट वॉज ए हिट। होंडा की ये गाड़ी उनके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल साबित हुई, इतनी कि 2014 तक अकेली इस गाड़ी की वजह से होंडा की सेल्स में 80% तक का इजाफा देखने को मिला। और ऐसा इसलिए भी था क्योंकि होंडा ने इस कार के साथ एक और चीज़ करी थी जो उनके कॉम्पिटिटर 5 से 6 साल पहले ही कर चुके थे, और वो ये कि ये होंडा की पहली ऐसी गाड़ी थी जो डीजल इंजन के साथ आती थी। होंडा का कहना था कि ये डीजल इंजन उन्होंने इंडिया की स्पेशल नीड्स को ध्यान में रखते हुए बनाया था। नाउ होंडा की डीजल इंजन के साथ एक प्रॉब्लम थी, और वो ये कि ये इनके पेट्रोल इंजन से बिल्कुल ही उलट थे। जहाँ एक तरफ होंडा के पेट्रोल इंजन्स रिफाइनमेंट के मामले में मार्केट लीडर थे, होंडा के डीजल इंजन्स सेगमेंट में मिलने वाली सभी गाड़ियों से सबसे ज़्यादा शोर मचाते थे। और ये तो छोटी प्रॉब्लम थी, बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि होंडा ने अपने डीजल इंजन बनाने में बहुत ही ज़्यादा देरी कर दी थी। अर्ली 2010s तक डीजल के प्राइजेस पेट्रोल से काफ़ी कम हुआ करते थे, लेकिन लेट 2014 में गवर्नमेंट ने डीजल के प्राइजेस को डीरेगुलेट कर दिया, यानी कि अब डीजल के प्राइजेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे और ऑलमोस्ट पेट्रोल के बराबर पहुंच गए थे। खैर, होंडा ने BRV और मोबिलियो को भी डीजल इंजन के साथ निकाला, लेकिन ये दोनों ही गाड़ियां मार्केट में आते ही पिट गई। जहां एक तरफ 2016-17 में क्रेटा और ब्रेजा जैसी गाड़ियों की 1 लाख यूनिट बिका करती थी, वहीं दूसरी तरफ BRV की सिर्फ 20,000 यूनिट्स ही बिक रही थी। और यही वो टाइम था जब कार मैन्युफैक्चरर्स पेट्रोल कार्स की तरफ फिर से शिफ्ट हो रहे थे, क्योंकि बढ़े हुए डीजल प्राइसेस की वजह से डीजल कार्स की डिमांड कम हो गई थी। बट गैस व्हाट, होंडा अपनी डीजल कार्स को ओवर सप्लाई कर रहे थे, और डीलर्स के पास इन गाड़ियों को बेचने का टास्क था। इसके अलावा होंडा ने जैज पर बेस्ड WRV भी निकाली, जिसे होंडा ने एक कॉम्पैक्ट SUV के अल्टरनेटिव की तरह निकाला था, लेकिन लोगों ने इसे भी खरीदने से इनकार कर दिया, क्योंकि लोगों को एक कॉम्पैक्ट SUV चाहिए, ना कि उसका अल्टरनेटिव। होंडा की ये सारी कहानी सुनने के बाद एक बात तो क्लियर हो जाती है, और वो ये कि होंडा इंडिया में सही वक्त पर सही गाड़ी रेयरली लेकर आए हैं, और उन्होंने अभी तक जितनी भी इंडिया में गाड़ियाँ लॉन्च करी हैं, ऐसा लगता है कि ज़्यादातर के बारे में उनकी स्ट्रेटेजी गलत ही साबित हुई। मैं जब होंडा के बारे में पढ़ रहा था तो मैंने ये पाया कि होंडा के साथ ये दिक्कत सिर्फ इंडिया में ही नहीं है। जैसे हम US की बात कर सकते हैं, इसके लिए अमेरिका के अंदर होंडा के पास सिर्फ एक ही पिकअप ट्रक है ऑफर करने के लिए, जिसका नाम है रिजलाइन, और होंडा के इस ट्रक की सेल्स बहुत ही कम होती है, और ये लीस्ट सेलिंग पिकअप ट्रक्स में आता है अमेरिका के अंदर, जबकि US के अंदर पिकअप ट्रक्स ही सबसे ज़्यादा बिकने वाले व्हीकल्स होते हैं। साथ ही साथ मैंने ये भी देखा है कि उनकी सेडान पोर्टफोलियो उनकी SUVs के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, और शायद इसलिए हमें ये देखने को मिलता है कि होंडा अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में सिर्फ 22,000 गाड़ियां तक ही बेच पा रहे हैं पर ईयर, जो कि सबसे बड़ी मार्केट है SUVs की। और साथ ही साथ मेरे को ये भी देखने को मिला है कि होंडा यूरोप के अंदर उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो होंडा ने कई बार हिंट दिया है कि वो अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें ग्राउंड पर कुछ भी देखने को नहीं मिला है ऐसा। होंडा ने वेजल को अनवेल किया था, और उम्मीद लगाई जा रही थी कि वो इंडिया में इसको लॉन्च करेंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसके अलावा होंडा अमेज पर बेस्ड वेन्यू और नेक्सॉन राइवल गाड़ी भी आने वाली थी, उसके ऊपर भी कोई काम नहीं हुआ है। होंडा इंडिया के लिए मास मार्केट प्रोडक्ट्स तो लेके नहीं आए, लेकिन उन्होंने होंडा सिटी EHEV जरूर लॉन्च करी, जिसका प्राइस 20 लाख रुपए रखा गया था, एंड आई डाउट ये कितना बिकने वाली है। अब इन सब के बीच होंडा ने एक पॉजिटिव बात बोली है, और वो ये कि वो होंडा सिटी पर बेस्ड एक SUV लेकर आने वाले हैं जो क्रेटा जैसी गाड़ियों को राइवल करेगी, और अभी देखना होगा ये कब तक आती है। खैर, जो भी हो होंडा का आगे, लेकिन हमें होंडा की एक बात को तो अप्रिशिएट करना पड़ेगा ही, और वो ये कि होंडा ही आज की डेट में अकेला ऐसा ब्रांड है जो अच्छे डायनामिक्स वाली सेडान बेच रहा है, क्योंकि दुनिया में कई ऐसी कंपनीज हैं जिनकी कार्स का पूरा हुलिया ही बदल चुका है, जैसे मित्सुबिशी। एक ज़माने में ये कंपनी अपनी हाई परफॉर्मेंस लेंसर्स के लिए जानी जाती थी, और आज बस ये SUVs और वैन्स बेच रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आई हो तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेहनत जाती है ऐसी वीडियोस बनाने में। इस चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, और कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि होंडा को कौन सा अपना ग्लोबल प्रोडक्ट इंडिया में लॉन्च करना चाहिए। थैंक यू।